तो चलिए बच्चों, आप लोगों का देखो सारा कोर्स कंप्लीट तो हो ही चुका है अपना इकोनॉमिक्स का। और आज अपन लोगों को स्टार्ट करने जाना है इसका रिवीजन। ठीक है, वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन नेशनल इनकम के थ्रू। तो अब क्योंकि एग्जाम नियर है तो अपन सारी बातों को रिवाइज कर लेंगे। अब तक अपन ने जो जो बातें पढ़ी हैं वो सारी बातों को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बात आती है कि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स में दो पार्ट, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूजुअली इंडियन इकोनॉमी तो सारा थ्योरेटिकल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी थ्योरी है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं, जैसे हमारे नेशनल इनकम में। तो अपन को नेशनल इनकम का जो यूनिट्स है, पूरी यूनिट काफ़ी लंबी यूनिट है ये, इसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो पहला चैप्टर जो है वो आपका बेसिक कंसेप्ट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो यूजुअली देखो मैं बच्चों को जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बाद में पढ़ाता हूँ। दूसरा चैप्टर है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और तीसरा है हमारा मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो जो मेरा सीरियल ऑर्डर हमेशा रहता है वो कैसे रहता है, क्योंकि जो सारा सार है ना, मतलब कहते हैं ना पूरा क्रक्स चैप्टर का, सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में दे रखा है। तो मेरा सोचना ऐसा है कि जब अपन नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उठाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो हम चालू करने किससे जा रहे हैं, अपन नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें दो तरीके से, दो कंसेप्ट को बेसिकली समझना जरूरी है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो नेशनल इनकम से मतलब क्या है, नेशन की इनकम। आप और हम इंडिया में रहते हैं। नेशनल इनकम ये बात बोलती है कि रेजिडेंट को कमाना चाहिए, चाहे इंडिया में रह के कमाए या इंडिया से बाहर रह के कमाए, लेकिन आएंगे हम इंडिया में ही। दिल जो लगा हुआ है वो इंडिया में लगा हुआ है, ऐसे ही होता है ना, फीलिंग यही है ना। चाहे यहाँ से बाहर भी चले जाओगे ना तो भी दिवाली दशहरा यहाँ पर मनता है ना तो याद यहीं की आती है। ठीक है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव हैं, सब आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी जो रहते हैं, जब दिवाली दशहरा आता है तो उनको मेरे को फ़ोन करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं मेरे से, तो कहते हैं साहब रहते वहाँ हैं लेकिन याद यहाँ की आती है, क्योंकि दिल तो यहीं पे ही है। तो रेजिडेंट की बात है। अगर नेशनल इनकम की मैं बात करूँ तो नेशनल इनकम बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कहते हैं कि इंडिया का बंदा है ना, रेजिडेंट होना चाहिए, वो चाहे यहाँ कमाए चाहे बाहर कमाए, आएगा तो इंडिया में ही। तो जो रेजिडेंट चाहे जहाँ रह के भी कमाए, जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। कौन सी इनकम कहलाएगी, नेशनल इनकम। अब देखो, अब आती है देखो बात यहाँ पर कंटिन्यू, अगर अपन देखो आगे करें तो अब डोमेस्टिक इनकम किसे बोलते हैं। सारा फोकस नेशनल इनकम के अंदर किसके ऊपर था, रेजिडेंट के ऊपर था, है ना। रेजिडेंट को कमाना जरूरी है, लेकिन अब डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो डोमेस्टिक इनकम का सारा फोकस किसके ऊपर है कि इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया में कमाई होनी चाहिए, चाहे हम करें चाहे नॉन रेजिडेंट करें। चीनी आदमी अगर आएगा, चीनी चाइना से यहाँ पर आके अगर अपना चाइना का मोबाइल बेचकर चला जाएगा तो वो भी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जो भी बाहर की कंट्री का जो भी प्रोडक्ट होता है, अगर वो बाहर का कंट्री का बंदा अगर आता है और इंडिया में आके अगर बेच कर जाता है तो ऑब्वियस ही बात है वो पैसा यहाँ से बाहर लेके जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम इज नॉट अ गुड कंसेप्ट। हम तो ये चाहिए ना नेशनल इनकम बढ़े। अगर डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो चीनी की भी इनकम बढ़ जाएगी, अमेरिकन की भी, गोरे आदमी की भी इनकम बढ़ जाएगी, चीनीज की इनकम बढ़ जाएगी, जापानीज की इनकम बढ़ जाएगी, है ना। समझ रहे हो, ऐसे चीनीज की बढ़ जाएगी, ऐसे जापानीज की बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि चीनी जापानी की इनकम तो बढ़ गई, साथ में इंडिया की भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट कमाए, लेकिन इंडिया की जमीन पर कमा रहे हैं, बात मुद्दे की है। लेकिन इंडिया की जमीन पर जो बाहर का आदमी कमाएगा तो वो बाहर ही ले जाएगा ना। फिर ऐसी इनकम यार हमारे को तो मजा नहीं आएगा ना। हम तो चाहते हैं कि हम चाहे यहाँ पे कमाएं चाहे बाहर की जमीन पे कमाएं, लेकिन इंडिया लेकर इंडिया में आ जाए तो बल्ले बल्ले, है ना। हाँ, चीनी मीठा, हाँ लेकिन ये मीठे नहीं है भाई, ये बहुत खतरनाक लोग हैं और पूरी दुनिया को हिला दिया कोरोना देकर। ठीक है,
2019 के बाद तो इनके नाम से भी डर लगता है। ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ओवरऑल क्रक्स मैंने बात बताई। हालांकि अगर आप डिटेल में इसको पढ़ते हो, अपनी बुक में से भी पढ़ते हो, तो मतलब यही लिखा हुआ है, रीड आउट करो। जहां आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं सर जो आपने बातें बताई हैं, बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो अलग कुछ लिखी हुई है, तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हो। लिखा हुआ तो यही है, लाइन टू लाइन बता दूंगा। ये सारे डायग्राम लेके मैंने बात बताई, यूएसए का मैंने रख दिया मैप, इंडिया का मैप रख दिया, और वहां पर आपको ये बताया कि फॉरेनर यूएसए का गोरा अगर यहाँ आता है और कमा के अगर बाहर चला जाता है तो वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि भारत की ज़मीन पे कमा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि आपको नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम के अंदर तो ये है कि हमारे यहाँ का रेजिडेंट है, उठ के चाहे यहाँ कमाए चाहे यहाँ से जाके बाहर यूएसए में कमा के आए, जैसे हमारे बाबा रामदेव यहाँ तो कमाते ही कमाते हैं, ठीक है, और एक आंख छोटी करके बाहर भी जाते हैं और कपाल भाती करके अपने प्रोडक्ट बाहर भी बेचकर आ जाते हैं इंडिया के अंदर ही। तो मज़ा है ना, कितने अच्छे आदमी है, समझ रहे हो ना। अपनी दवाइयाँ और अपने प्रोडक्ट, काऊ घी, ठीक है, सब कुछ बेच बाच के अमेरिका से भी कमा के इंडिया में आते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है ताकि नेशनल इनकम बढ़े। तभी तो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। ये रहे हमारे बाबा रामदेव, टाटा बाय बाय करके आ जाते हैं यूएसए को, मैंने तुम्हारे को अपनी दवाइयाँ बेच दी, बाय बाय, है ना। तो ये है, चलो जी, ये रही पतंजलि योगपीठ। हरिद्वार में रह के कमाएंगे तो नेशनल इनकम भी है, वो डोमेस्टिक इनकम भी है। सर डोमेस्टिक क्यों है? डोमेस्टिक इनकम का क्या कंसेप्ट है? इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाना चाहिए। हाँ, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है ना, हरिद्वार हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी तो है। मैंने कब कहा कि कोई इनकम अगर नेशनल इनकम हो सकती है तो डोमेस्टिक नहीं हो सकती? कोई भी एक इनकम नेशनल भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि नेशनल हो डोमेस्टिक ना हो, ऐसा हो सकता है, डोमेस्टिक हो नेशनल ना हो, लेकिन दोनों भी हो सकती हैं। तो चलो, अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम वाली बात तो समझ में आ गई। अगर समझ में आई तो मारो लाइक, अगर समझ में आई तो मारो लाइक, और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आपके लाइक का मतलब है हाँ सर समझ में आ गया। आप चाहें तो अगर और अच्छा समझ में आया तो आप हार्ट दे सकते हैं, फायर दे सकते हैं, फायर हमें फायर, अगर अच्छा समझ में आया तो। ठीक है जी, अच्छा समझ में आया जी, हार्ट आ गए, हार्ट आ गए, सब बच्चों के हार्ट आ गए। थैंक यू सो मच, बढ़िया समझ में आई, याद आ गई। आग भी मिल गया मुझे, फायर है मैं फायर, ठीक है। पुष्पा, पुष्पा भी मिल चुका है मुझे, आगे देखते हैं। अब देखो, अब आती है बात रेजिडेंट की। बातें सारी याद आ जाएंगी। देखो आप लोगों को सबसे बड़ी बात है, एग्जाम के अंदर वो सारे कंसेप्ट हमको जो भी अब तक हमने पढ़े, जिन पे धुंधली धुंधली यादें हो गई हैं, वो सारे कंसेप्ट एक साथ घूमने चाहिए। अगर वो सारे कंसेप्ट एक साथ घूमते हैं तो पेपर में अच्छे मार्क्स के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। सवाल ये उठता है कि समय के साथ हमारे को वो पुरानी बातें जो होती है ना, यादें, वो फीकी पड़ जाती हैं, इसलिए वन शॉट रिवीजन होते हैं। वन शॉट के अंदर बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, फटाफट फटाफट से कवर अप करेंगे। करना कुछ भी नहीं है, आपको मेरी कथा सुननी है, सिर्फ सामने रह के। हेलमेट नहीं पहनना, हेलमेट नहीं पहनना मतलब कैमरा ऑफ नहीं करना, सामने रह के सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बस। चलो गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास आती है बात रेजिडेंट की। सर ये रेजिडेंट कौन होते हैं? सर जो यहाँ रहते हैं वही रेजिडेंट है, हाँ। लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर रेजिडेंट की डेफिनेशन दी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अ नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन, ये एक पर्सन भी हो सकता है और एन इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री, जो कंट्री में ऑर्डिनरली रिसाइड करता है। अब ये ऑर्डिनरली रिसाइड का मतलब क्या होता है? देखो, रेजिडेंट की दो कंडीशन है। पहली बात तो रेजिडेंट पर्सन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि वो ऑर्डिनरली रिसाइड करना चाहिए और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्डिनरी रिसाइड का क्या मतलब है, यही बोलोगे ना। तो अब सवाल यहां पर उठता है, सर एक बार बताओ ना सर, ऑर्डिनरीली रिसाइड किसे कहते हैं? जो हमारी कंट्री के अंदर एक साल से ज्यादा रह लिया, वो ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया कहलाता है ना, याद रहेगा। इसके ऊपर देखो एमसीक्यूज आ सकते हैं। पहली बात यह कि रेजिडेंट की मैंने डेफिनेशन बताई आपको, रेजिडेंट कोई पर्सन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। रेजिडेंट वो कहलाता है जो ऑर्डिनरी रिसाइड हो इंडिया के अंदर और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो। अब ऑर्डिनरी रिसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है? जो एक साल से ज़्यादा इंडिया में रह लिया हो, वो ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया कहलाता है।
सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से क्या मतलब है? जिसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया से ही में ही हो, जिसका लोकेशन इंडिया में हो। सर मतलब ये जिसका रहना खाना पीना यही हो, जाए कहीं पर भी लेकिन अल्टीमेटली आएगा घर पे ही अपने इंडिया में। एयर हॉस्टेस है, एयर हॉस्टेस यहाँ से उड़ान भरती है, जापान जाती है, रशिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, कहीं भी जाती है, वापस घूम फिर के अपने आती है मम्मी पापा के घर। ठीक है, आके रोटी यहीं पे खाएगी इंडिया में, डिनर जो लेगी है अचार के साथ ही लेगी। सर सब्जी के साथ भी तो ले सकती है। हाँ हाँ, मतलब वही है भाई, देसी खाना आएगी तो देसी खाना यहीं पे खाएगी आके। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, ये मसाला लगाने के लिए बातों को समझाता हूँ, लिख कर मत आ जाना अचार के साथ रोटी एयर हॉस्टेस खाएगी, 0 नंबर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, है ना। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड है रेजिडेंट के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। किसी को मैं बोल देता हूँ ये रेजिडेंट है कंट्री का, तो वो सोचते हैं सिटीजन भी। अरे भाई सिटीजन अलग कंसेप्ट है, रेजिडेंट होना एक अलग कंसेप्ट है। सर कैसे? मैंने कहा हो सकता है कि एक पर्सन सिटीजन नहीं हो परंतु वो रेजिडेंट हो। अगर कोई भी बाहर का पर्सन इंडिया में उसकी सिटीजनशिप नहीं है लेकिन वो पिछले 1 साल से इंडिया में रह रहा है, तो वो यहाँ का रेजिडेंट तो कहलाएगा लेकिन सिटीजन नहीं होगा। और ऐसा हो सकता है कि वो सिटीजन हो परंतु 1 साल से ज़्यादा इंडिया में ना रह रहा हो, तो हो सकता है कि वो रेजिडेंट नहीं है पर सिटीजन है। ऐसा हो सकता है ना। यानी रेजिडेंट की क्राइटेरिया तो क्या है कि 1 साल का, लेकिन सिटीजनशिप कैसे मिलती है? या तो बाय बर्थ मिलेगी और या फिर वो लीगल फॉर्मेलिटीज से मिलेगी, है ना। तो सिटीजन मतलब तो आप समझ चुके हो कि सिटीजन का मतलब क्या होता है कि बाय बर्थ हो जाए सिटीजन। ठीक है ना, इंडिया में ही पैदा हुआ तो बाय बर्थ हो गया। ठीक है, या शादी इंडिया में हो गई। ठीक है, कोई बाहर की कंट्री की लड़की है, उसकी शादी अगर इंडिया में हो जाती है तो वहां की यहाँ की सिटीजन हो गई, बाय ऑन पेपर्स हो गई एक तरीके से। भी शादी हो गई ना तो ऑन पेपर हो गई, तो यहीं की हो गई अब तो। ठीक है सर, जैसे जैसे अभी एक केस आया था, तुम लोगों ने सुना होगा, सीमा सचिन, सीमा सचिन का केस सुना है? पाकिस्तानी लड़की आ गई साहब यहाँ पर, सचिन लेकर आ गया सीमा को, तो सीमा सचिन के नाम से मशहूर हो गई वो, है ना। तो उसको क्या मिल गया? वो किस 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 नियति से आई? यहाँ सिटीजनशिप मिल जाएगी साहब। तो आप समझ गए ना, सिटीजनशिप होना और रेजिडेंट होना एक डिफरेंट थिंग है। कोई भी पर्सन रेजिडेंट तब हो जाएगा जब वो, अगर वो नहीं भी है ना यहाँ का सिटीजन, 1 साल से ज्यादा रह लिया तो वो रेजिडेंट हो गया। तो हमारी नेशनल इनकम के अंदर एक बिहारी ने चाइनीज के साथ शादी की थी, उसके न्यूज भी बन रहा। तो ऐसा होता है ना, यही तो बात है, ऐसा होता है। एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, काइट्स, वो भी इसी के ऊपर ही थी, कभी देखना। हालांकि बड़ी बुरी मूवी है लेकिन है वो इसी पे बेस्ड। तो ऐसा होता है बेसिकली कि सिटीजनशिप के लिए इधर से उधर माइग्रेट हो जाते हैं ये। एनीवेज, हमारा जो अभी मुद्दा है वो ये है कि रेजिडेंट होना और सिटीजन होना अलग अलग चीज़ है। नेचुरल इनकम के लिए हम सिटीजनशिप नहीं रेजिडेंट देखते हैं, और रेजिडेंट क्या है मैंने आपको बता दिया। और बाकी तो मैंने पिक्चर से सारी बातें समझाई हैं आपको, आप देख सकते हो। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट। इन लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते एज ए क्रू मेंबर। देख रहे हो, शिप में जा रहे हैं, शिप के जो मेंबर्स हैं वो क्रू मेंबर कहलाते हैं। मेरे को पहले एक बार समझाने दो, मैं जब पूछूँ ना कोई प्रॉब्लम तब बोलना, ठीक है? नहीं तो फ्लो टूटेगा, अपना फिर से कंटेंट रह जाएगा, है ना। अब देखो, अब कौन कौन से लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते, इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि किन किन को हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, कोई भी फॉरेन ऐसा कोई टूरिस्ट है जो आया है ताजमहल देखने, ठीक है सर, ताजमहल के साथ साथ वो भी तो बोलो ना। मैंने कहा क्या सर? अयोध्या देखने। हाँ हाँ, आजकल अयोध्या के विजिटर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं ताजमहल से, ऐसा है। हाँ अब ठीक है सर, कि कोई गोरा आदमी आया हमारा अयोध्या देखने, है ना, तो फिर उसको नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एज ए क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप, रशिया से कोई आ रही है शिप या ऑस्ट्रेलिया से कोई शिप आ रही है इंडिया में, ठीक है, तो उसका क्रू मेंबर, उसका जो क्रू मेंबर समझते हो ना, वहाँ पर जो वर्क करने वाला क्रू मेंबर है, अरे वो तो मेहमान है यहाँ का, थोड़ी देर के लिए शिप आके रुकी है, ठीक है, वापस चली जाएगी, तो उसको क्या रेजिडेंट मानोगे क्या यार? कैसे मानेंगे उसको? एम्प्लॉय ऑफ ए नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस, कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेस जो यहाँ पर काम कर रही है परंतु वो एंटरप्राइजेस नॉन रेजिडेंट है, उसका एम्प्लॉय को भी आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे।
WHO UNO का अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कोई एम्प्लॉयज हैं यानी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद भी अगर उसका ऑफिस इंडिया में है तो वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। हाउएवर इंडियन वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशन वुड बी टेकन एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि WHO UNO आपने नाम सुने हैं सारे, इंटरनेशनल यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। UN की ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इनमें अगर कोई भी इंडियन वर्क कर रहा है तो आप उसको नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही मानेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए लिखवाया, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार इसी के ऊपर ही MCQs आते हैं, इसलिए अपन को ध्यान देने की जरूरत है इन्हीं पे ही। कैमरा ओपन कर लेना जो बच्चों के कैमरा ऑफ है। फिर अब बात आती है डिप्लोमेट एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा हर एक कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसीज। हमारे इंडिया में दिल्ली के अंदर एम्बेसी बनी हुई है हर कंट्री की, चाइना की भी, रशिया की भी, ठीक है जापान की भी, हर कंट्री की एम्बेसी एरिया डिसाइडेड होता है, वो बने हुए हैं। हर कंट्री की दूसरे कंट्री के अंदर एम्बेसीज एरिया डिसाइडेड होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो एग्जांपल के तौर पे इंडिया के अंदर दिल्ली में एम्बेसी एरिया डिसाइडेड है। अब वो एम्बेसीज क्यों होती है, एक तरीके से आसान शब्दों में बात करूँ तो बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल जापान है, जापान के लोग अगर इंडिया में घूमने आते हैं तो जापान के लोगों की सिक्योरिटी के लिए जापान की पुलिस ने अपना एक ऑफिस इंडिया में खोल रखा है। हर कंट्री में हर दूसरे कंट्री का एम्बेसीज होती है, पुलिस होती है, ताकि कल को वो यहाँ घूमने आए, उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो तो वो एम्बेसी में जाके अपनी बात कह सकते हैं। वो जापान के लोग, जापान की जो गवर्नमेंट है वही अपॉइंट करती है, यहाँ पे सैलरी उनको जापान से ही मिलती है। ऐसी इंडिया ने भी जापान में और रशिया में, हर दूसरी कंट्री में, USA में अपनी एम्बेसीज डाल रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो एक तरीके से उनके लिए पुलिस है वो वहाँ पर, जो उनकी संरक्षण के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो इंडिया का कोई भी डिप्लोमेट बोलते हैं जिसे अपन एम्बेसी एरिया, अगर USA में है तो वो इंडिया का पार्ट है? हाँ, इंडिया में ना होते हुए भी इंडिया का पार्ट है। यानी इंडिया की एम्बेसी जो एरिया जापान में डिसाइड कर दिया, रशिया में डिसाइड कर दिया या USA में डिसाइड कर दिया, जो भी एरिया इंडिया का एम्बेसी एरिया, वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। वहां से अगर कोई भी कमाई होती है वहां के डिप्लोमेट्स को तो वो इनकम इंडिया की इनकम कहलाई जाती है, नेशनल इनकम का पार्ट बनती है, क्योंकि वो रेजिडेंट ने कमाई है। उसी तरीके से इंडिया में जो एम्बेसी एरिया डिसाइडेड है USA का, वो इंडिया में होते हुए भी वो इंडिया का पार्ट नहीं है। वहां पर अगर कोई भी कमाई किसी गोरे आदमी को होगी तो वो इंडिया की कमाई नहीं कहलाई जाएगी, यानी वो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो रेजिडेंट भी नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपन को कि फॉरेन एम्बेसी का जो भी पार्ट इंडिया के अंदर है और वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, ना तो वो एरिया हमारे इंडिया का पार्ट माना जाता है और ना ही वहां पर काम कर रहे लोग हमारे रेजिडेंट माने जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई तो ठोको लाइक, अच्छी तरीके से समझ में आया तो हार्ट ठोक सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो लाइक के अलावा, और समझ में नहीं आया है तो डाउट लिख सकते हो। आगे बढ़े हैं तो लिखा हुआ है एम्प्लॉइज इन इंडियन एम्बेसी आर अपॉइंटेड इन USA बट दे आर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बात मैंने बोला अपॉइंटेड इन USA की कंट्री में रहते, मतलब USA में रहते हुए भी इंडियन एम्बेसीज में हैं अगर वो, तो वो रेजिडेंट इंडिया के ही हैं, रहे USA में रहे एज एन एम्बेसी में, लेकिन है किसके पार्ट, वो इंडिया के पार्ट है। सैलरी उसको कौन दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। इसी तरीके से USA की एम्बेसी जो इंडिया में है, इंडिया में रहते हुए भी वो इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, क्योंकि सैलरी उसको USA गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। चलिए अब जो बातें अपन ने पढ़ी कि रेजिडेंट कौन है, रेजिडेंट कौन नहीं है, अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो आपको भारत का नक्शा, मैं प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद लूंगा, पहले मेरी बात पूरी सुन लो, नहीं तो क्लास बार बार इंटरप्ट होगी। प्रॉब्लम एक साथ लूंगा, जब मैं पूछूं समझ में आया तब पूछना। अब देखो, अब बात यहां पर आती है कि ये आपको दिखाई दे रहा है सामने इंडिया का मैप, जो मैप में हमें लैंड एरिया दिखाई देता है, जो मैप में हमें लैंड एरिया दिखाई देता है वो तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन पानी के अंदर भी 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है।
हवा के अंदर भी 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है। सर उससे फर्क ही क्या पड़ता है? कल को मान लो हमारे इंडिया में कि आगे 200 नॉटिकल माइल तक कोई जाता है, कमा के अगर आ जाता है, सर पानी में कोई कैसे कमा सकता है? कमा सकता है फिशरीज से। मछली पालन व्यवसाय एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, जाता है 200 नॉटिकल माइल से आगे जाके कमा के आता है, तो इसका मतलब वो इंडिया से कमा के नहीं आया, बाहर से कमा के आया है। और 200 नॉटिकल माइल में ही अगर वो मछलियां पकड़ के आ जाता है और यहां लाके बेचता है, तो इंडिया से कमाया है। यानी पानी में भी कुछ हद तक इंडिया का पार्ट डिसाइडेड है। ऐसी ऑयल रिग्स रखते हैं, ऑयल जो है समुद्र तल से नीचे से निकाला जाता है, 200 नॉटिकल माइल तक अगर नीचे से निकाल रहे हो तो वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। अगर 200 नॉटिकल माइल से अगर हम ज़्यादा में जाके निकालते हैं तो फिर वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या पानी के अंदर और हवा के अंदर भी माना जाता है ना। ऐसे ही तो हवा के अंदर भी माना जाता है। जब आपका 200 नॉटिकल माइल तक के बाद अगर हवाई जहाज आपका निकल जाता है बाहर, दूसरे की कंट्री के अंदर एंट्री कर जाता है, तो उनके रडार पकड़ लेते हैं। उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम आपकी कंट्री के अंदर एंट्री ले ली है, आप हमें परमिट करते हैं। अगर वो परमिशन देते हैं तो ठीक है, अगर आप विदाउट परमिशन अगर मान लो बाहर की कंट्री का अगर कोई प्लेन ज़बरदस्ती यहाँ घुसा है, तो यहाँ पर लोग तैनात बैठे हुए होते हैं, यहाँ के सोल्जर्स उसको हवा में उड़ा देते हैं, ठक निकलो। ऐसे कोई नहीं घुस सकता, हवा में भी नहीं घुस सकता, पानी से भी नहीं घुस सकता, समझ रहे हो। थल से तो घुस नहीं सकता, पानी और हवा में भी ऐसे कोई ऐसा नहीं अपनी मर्जी से घुस जाएगा। घुसते ही यहाँ के रडार पकड़ लेते हैं। पकड़ते ही अगर या तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी हो, अगर कोई सस्पेक्टिव है और नहीं जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ गलत गतिविधि करना है, उसको उड़ा दिया जाता है। आओ अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी: ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट इन विच पर्सनल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स सर्कुलेट फ्रीली। जहां पर आप अपने पर्सनल गुड्स को या कैपिटल गुड्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो फ्रीली, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया के अंदर ही आपको बेचने में खरीदने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन यही चीज़ अगर बाहर से आपको मंगानी पड़ जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इम्पोर्ट। या यहाँ से बाहर बेचनी पड़ जाए आउट ऑफ कंट्री तो एक्सपोर्ट। तो वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, 100 फॉर्मेलिटी होती है। और जैसे दुबई में गोल्ड सस्ता है, पता है ना आपको, इंडिया से ज़्यादा सस्ता गोल्ड कहाँ है? दुबई में। तो दुबई से अगर गोल्ड मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर इंडिया में, तो ऐसे तो कोई भी ले आएगा इंडिया में गोल्ड और लाके बेचेगा, तो वहां पर से क्या चुकानी पड़ती है? मुझे इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ती है। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब टैक्स चुकाना पड़ेगा, और वो टैक्स चुकाने पर वो इतना ही महंगा हो जाएगा जितना इंडिया में महंगा है। इसलिए तो लोग चोरी छुपे ले आते हैं, जिससे अपन क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, इतना इतने रुपए का सोना, चल भाई जेल में, है ना। लेकिन एक चीज होती है इसमें, एक लूप होल होता है। आप जितना गोल्ड पहन कर आ जाओगे ना, वो अलाउड होता है। बैग में भर के लाओगे तो पकड़ा जाओगे। पहन सकते हो आप, समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए बहुत लोग ऐसे हैं जो वहां से गोल्ड खरीद के पहन के आते हैं, फिर यहाँ लाके उसी चीज को अगर बेच दो तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीज है, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लोग बाग ऐसे। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग समझा रहा हूं मैं आपको। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, टेरिटरी वाटर ऑल्सो। जो आपके पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर ही जो गतिविधियां चलती हैं, पानी के लिए भी बोल रहा हूँ, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पैसेंजर प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन इंग्लैंड एंड कनाडा, पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मान लो इंडिया से उड़ा, इंग्लैंड में उतरा, इंग्लैंड से फिर कनाडा गया, कनाडा से फिर वापस इंडिया में आ गया। वो एक अलग बात है, इंडिया से इंग्लैंड से पैसेंजर को उठा के जापान में भी पहुंचा रहा है या कनाडा में भी पहुंचा रहा है तो एयर इंडिया का प्लेन, तो वो यहां का ही पार्ट माना जाएगा। वो एक अलग बात है, ठीक है यार पेट्रोल खत्म हो गया, वहां से भरवा लिया, या पैसेंजर्स लेने थे तो इंग्लैंड से भी ले लिया उसने, इंग्लैंड से लेके कनाडा चला गया आगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया का पार्ट नहीं कहलाया जाएगा, वो इंडिया का पार्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो प्लेन। एम्बेसीज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अब्रॉड, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी में अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होते हैं? एम्बेसीज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एम्बेसीज ऑफ द फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO आर लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, वो इंडिया में होके भी इंडिया का पार्ट नहीं है। तो ये थी अब तक की सारी थ्योरेटिकल बातें नेशनल इनकम की। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो एक लाइक ठोको, ठीक है, और आगे प्रोसीड करते हैं। चलो जी, सब बच्चों को के लाइक हार्ट आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे तरीके से। अब देखो, अब आती है देखो बात यहाँ पर लिखा है कि अब जो इसके न्यूमेरिकल्स है ना, वो न्यूमेरिकल जो हमें दे रखे हैं वो तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम दोनों पे दे रखे हैं। कभी आपको बोलेंगे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर दो, कभी बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दो। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी है कुछ, इसको ऐसे पढ़ते हैं NNP एट FC, NDP एट FC, GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP, NNP एट MP, GNP एट MP, GNP एट FC। कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनना। 4 प्लेसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेकंड में 2 बातें आ सकती हैं, फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट ही आता है। चाहे कोई भी टर्म आ जाए, यहाँ तो प्रोडक्ट ही आएगा, यहाँ पे कोई चेंज आता ही नहीं है। समझ रहे हो? फिर फोर्थ के अंदर भी 2 चीजें आती हैं। अब फर्स्ट के अंदर 2 कौन सी चीजें आएंगी? फर्स्ट में या तो ग्रॉस आएगा या नेट आएगा। सेकंड के अंदर या तो नेशनल आएगा या डोमेस्टिक आएगा। ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट में ग्रॉस या नेट, याद रखना। देखो तुम लोगों को इधर उधर ध्यान मत देना। दूसरे में नेशनल या डोमेस्टिक, तीसरा इंटैक्ट है ही, चौथे में या तो फैक्टर कॉस्ट आएगा या मार्केट प्राइस आएगा। सर मतलब जैसे मैंने कहा ऊपर की टर्मिनोलॉजी पढ़े तो देखो NNP एट FC है, तो फर्स्ट वाले में नेट है या ग्रॉस है, तो N लिखा है तो नेट मानना, G लिखा होता जैसे थर्ड वाले में G लिखा है तो उसको ग्रॉस मानना, बीच वाले में अगर N लिखा है तो नेशनल मानना, D लिखा है तो डोमेस्टिक मानना, आखिर का P तो प्रोडक्ट है ही, आखिर में या तो FC होगा या MP होगा। तो अगर मैं इसको फुल फॉर्म पे पढ़ूं तो फर्स्ट वाले को कैसे पढ़ूंगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर NDP एट FC को कैसे पढ़ूंगा? नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड को कैसे पढ़ूंगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। है ना? तो ये प्लेसेस हैं जिसको अपन को कन्वर्ट करना होता है, लेकिन कन्वर्ट करने से पहले हमें ये बात समझ में तो आनी चाहिए ना कि ग्रॉस किसे कहते हैं और नेट किसे कहते हैं। देखो जो बच्चे अकाउंटेंसी के हैं यानी कॉमर्स वाले हैं, अपने इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर दोनों तरीके के बच्चे बैठे हुए होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी और कॉमर्स वाले भी। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको हो सकता है कि ये बात समझ में आए सर ग्रॉस और नेट क्या होता है, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो तो भली भांति जानते हैं कि उनको तो पता ही है कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, ग्रॉस और नेट में एक खर्चा है डेप्रिसिएशन नाम का। ग्रॉस में से अगर उस डेप्रिसिएशन नाम के खर्चे को अगर आप घटा दो तो आप नेट वैल्यू पर चले जाते हो। अब जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों को पता है। रेगुलर हम किसी भी कैपिटल गुड्स यानी मशीन को, मशीन इज और कैपिटल गुड्स, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू में कमी आती है जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप अपनी गाड़ी खरीद के आते हो, शोरूम से बाहर निकलते ही उसको बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है। आपने अपना फ़ोन खरीदा, आईफोन खरीदा, ठीक है, या फिर आपने कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा, सैमसंग खरीदा, लाख सवा लाख 2 लाख का फ़ोन आया आपका, आप साल भर उसको यूज़ करते हो और उसके बाद जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो उस प्राइस पर नहीं बिकेगा क्योंकि उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ चुकी है। उसको नॉर्मल वियर एंड टीयर हो जाता है उसकी वैल्यू में, उसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करने से या नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से। उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन को अगर हम ग्रॉस वैल्यू में से लेस कर देते हैं तो नेट वैल्यू हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था GDP एट MP 5000 और डेप्रिसिएशन दे रखा है 200, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर मैं GDP एट MP 5000 में से डेप्रिसिएशन 200 माइनस कर दूं तो ये G जो है वो N में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो 5000 में से 200 लेस की है तो लिखना तो देखो मुझे वही है, बस G की जगह N लिख दूंगा, यानी NDP एट MP माना जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वो GDP एट MP था, ये NDP एट MP बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छी तरह बात मेरी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर।
ठीक है। आती है बात यहां पर देखो कि जैसे देखो आपने अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या देखा कि ये बात तो समझ में आ गई कि ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो नेट वैल्यू आती है ना। लेकिन ये भी चीज ध्यान रखना, नेट वैल्यू में फिर से डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे अगर इसको इंटरचेंज कर दूं, क्योंकि देखो 10th क्लास तक की मैथ सब बच्चे पढ़ कर आए हैं, माइनस का डेप्रिसिएशन अगर इधर शिफ्ट हो जाता है, अगर नेट वैल्यू में मैं अगर डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूं तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। जैसे अभी नेट वैल्यू निकालने के लिए आया तो आपने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस किया, हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस वैल्यू निकालने को आ जाए तो आपको नेट वैल्यू में प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, 2 स्टेप लगाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ो आगे। अब कंसेप्ट नंबर 2 आ रहा है हमारे पास। तो देखो कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, नेशनल और डोमेस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, नेशनल कंसेप्ट और डोमेस्टिक कंसेप्ट में फर्क है एन फीफा का। अब आप बोलते हो सर ये एन फीफा किसे कहते हैं, यही बोलोगे ना सर एन फीफा किसे कहते हैं। तो मैंने कहा देखो बच्चों, एन फीफा का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तो कंफर्म बात है कि डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, अगर उसमें एन फीफा जोड़ दिया जाए तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन यही चीज अगर आपको पता लग जाए कि एन फीफा किसे बोलते हैं तो आपके लिए थोड़ा और कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर एन फीफा जोड़ूं तो नेशनल इनकम, और यही अगर फॉर्मूले को इंटरचेंज करूं कि नेशनल इनकम में से अगर मैं एन फीफा को माइनस कर दूं, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये प्लस के एन फीफा है, अगर ये एलएचएस में चले जाएं तो नेशनल इनकम में से एन फीफा माइनस कर दिया जाए तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना। तो यानी 2 तरीके के फॉर्मूले बने, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एन फीफा, और अगर इसी को चेंज कर दो तो आप बोलोगे डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस एन फीफा, है ना। ये बात सबको क्लियर है तो ठोको लाइक, लाइक ठोको सारे बच्चे अगर समझ में आई यहाँ तक की बात है तो। फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो, अब देखो क्या बात आती है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर फिर से समझ लो, देखो बात को मैंने बताया एन फीफा, एन फीफा नाम का एक टर्म है। अगर आप डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर एन फीफा जोड़ते हो तो नेशनल इनकम आती है। अब ये एन फीफा टर्म क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब मैंने बताया कि मान के चलो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो तो एन फीफा जो प्लस में है उसको अगर अपन एलएचएस में ट्रांसफर कर दें तो नेशनल इनकम में से अगर मैं एन फीफा को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी ना। तो 2 तरीके के फॉर्मूले आ गए, आपको नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम में अंदर एन फीफा प्लस कर दो, और अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है नेशनल इनकम नहीं निकालनी तो नेशनल इनकम में से एन फीफा को माइनस कर दो। अब एन फीफा क्या है अब अपन चर्चा करेंगे इस बात की। अब आती है बात यहाँ पर कि सर एक बात बताओ सर, एन फीफा तक तो सही बात समझ में आई, लेकिन एन फीफा है क्या। मैंने कहा देखो बेटा एन फीफा का भी फॉर्मूला है? हाँ, एन फीफा की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको कैलकुलेट करने के लिए फीफा माइनस फीटा करना पड़ता है। हाँ, फीफा माइनस फीटा, फीफा की फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी इंडिया का आदमी अगर चाइना जाता है कमा के अगर इंडिया में ले आता है तो उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एक होता है फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी चाइना का आदमी इंडिया में आया, इंडिया से कमा के बाहर ले गया, इसको ये कहलाता है फीटा। अब मैं आपसे पूछूं बताओ अच्छी बात कौन सी है, आप बोलोगे सर फीफा, हम तो चाहते हैं सर फीफा बढ़े फीफा बढ़े। मैंने बोला गंदी बात, गंदी 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 बात कौन सी है बताओ, आप बोलोगे सर फीटा। बाहर का आदमी आता है, चाइनीज आता है, यहाँ से कमा के बाहर ले जाता है, सर ये तो गंदी 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 बात है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये तो गंदी 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 बात है, ये तो नहीं चाहता मैं भी बढ़े। आप चाहते हो कि चाइना वाला कमा के यहाँ से ले जाए बाहर, नहीं चाहते ना। तो फीटा नेगेटिव, फीफा पॉजिटिव, पॉजिटिव ज्यादा होगा फीफा और फीटा कम होगा। मान लो पॉजिटिव है 5000, फीफा 5000 और वो 1000, तो एन फीफा क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। यही अगर उल्टा केस हो जाए, फीटा 5000 हो जाए और फीफा अगर 1000 हो जाए
तो नेगेटिव इनकम हो जाएगी ना, यानी एन फीफा नेगेटिव हो जाएगा ना 4,000। ये तो टेंशन वाली बात हो जाएगी ना, गंदी 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 बात हो जाएगी ना। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि अगर चीनी आदमी यहां से 5,000 ले जाए और हम वहां से खाली 1,000 कमा के आएंगे तो नेगेटिव इनकम हो जाएगी ना। तो एन फीफा नेगेटिव हो गया 4,000 का, तो एन फीफा अगर नेगेटिव हो गया तो मामला तो सारा खराब हो जाएगा। तो देखो मैंने ऊपर आपको क्या बात बताई है, अगर एन फीफा पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे डोमेस्टिक इनकम में, अगर एन फीफा नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे नोटी बॉय, माइनस करेंगे ना। अब ये तो नहीं पूछोगे कि सर एन फीफा नेगेटिव हो सकता है क्या, अरे दो चांटे लगा अपने आप को, दोनों गालों से कैसे नहीं हो सकता, बताया तो है अभी। एन फीफा नेगेटिव भी हो सकता है, एन फीफा नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, एन फीफा पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। सर एन फीफा अगर नेगेटिव है ना सर, तो उसको हम एन फीटा भी तो कह सकते हैं। हाँ, एन फीटा का मतलब है एन फीफा नेगेटिव है। एन फीफा एक अच्छी चीज है, अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब वो एन फीटा है, यानी नेगेटिव इनकम ज्यादा है। ये बात मेरी सब समझ में आई सभी बच्चों को, तो ठोको लाइक, पूरी समझ में आई तो ठोको हार्ट, और भी समझ में आई तो जो मर्जी है वो ठोको। ठीक है, हार्ट आ गए बहुत सारे बच्चों के, लाइक भी आ गए, हार्ट भी आ गए, समझ में आ चुका है सभी बच्चों को अच्छी तरीके से। बुक में से कंसेप्ट जरूर से रिव्यू कर लेना, साथ साथ रिव्यू कर लेना, तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, थम्सअप भी आ गए, हार्ट भी आ गए, सब कुछ आ गए, समझ नहीं, सब बच्चों को समझ में आ चुकी है बातें। रिव्यू अच्छे तरीके से करना, तुरंत करना, जस्ट क्लास के बाद, चाहे फिर वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, तुरंत वन शॉट को रिवीजन करते रहोगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। अगर आपने पोथियों को बंद करके और सो गए, सर ने तो करा ही दिया है ना, क्या जरूरत है ना, ऐसा अगर सोचा तो फिर तो आप समझते हो पुष्पराज, वही बनना पड़ जाएगा, है ना। दिखेगा नहीं साला, वही बनना पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं है। फिर वहां तो जाओगे आप पुष्पा वाले तरीके से एग्जाम देकर आओगे, क्यों रे पुष्पा, है ना। तो अपन को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो देखो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बातें बताई थी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का मतलब ग्रॉस कंसेप्ट नेट कंसेप्ट समझ लिया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दो मतलब 3 प्लेसेस के अंदर होता है। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ पिछला। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकल करने हैं अपन को, वो 3 प्लेसेस के अंदर होंगे। फर्स्ट प्लेस के अंदर या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, है ना। सेकंड प्लेस में या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा। ठीक है, सारे बच्चों के देखो कैमरे ओपन रहने चाहिए, मैं बार बार ना बोलूँ आपको। ठीक है, और थर्ड प्लेस के हो तो इंटैक्ट है, फिक्स है, वो तो प्रोडक्टिव का प्रोडक्ट ही रहेगा। लेकिन फोर्थ प्लेस के अंदर या तो फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है। लेकिन देखो ग्रॉस दे रखा है तो नेट पर कन्वर्ट करना आना चाहिए, नेट दे रखा है तो ग्रॉस पे कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से नेशनल दे रखा है तो डोमेस्टिक पे कन्वर्ट करना आना चाहिए, डोमेस्टिक दे रखा है तो नेशनल पे कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में भी आपस में इंटरचेंज कन्वर्जन चलता है। तो ग्रॉस से नेट मैंने आपको बताया था, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो इजीली बात पता है, जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो जरा समझ के चलें कि ग्रॉस वैल्यू में से यदि डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो नेट वैल्यू आती है। और इसी बात को अगर इंटरचेंज कर दो, फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं केवल मैं, ये जो माइनस का डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है मैंने, अगर इस माइनस के डेप्रिसिएशन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये प्लस का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेट वैल्यू में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू आ जाती है। आगे की बात करते हैं अब। न्यूमेरिकल इसी से लिंकअप, मैंने कल इसकी चर्चा की थी, फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। जीडीपी एट एमपी दे रखा है, आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, और आपको बोलने को निकालने को बोल रखा है एनडीपी एट एमपी। सब कुछ सेम है, बस जीडीपी से एनडीपी पर आना है आपको, यानी जी फॉर ग्रॉस एंड एन फॉर नेट। तो ग्रॉस से नेट पर आने के लिए अभी हमने सीखा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को घटा दें तो नेट पर आ जाएंगे, यानी वो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। और यही चीज अगर आपको उल्टी दे रखी होती, एनडीपी एट एमपी दे रखा होता और बोल रखा होता जीडीपी एट एमपी निकालो, तो आपको 4800 में से 200 को प्लस करना पड़ता, तो आप जाके यहां पर 5000 पे पहुंचते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आपको कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, एनडीपी एट एमपी आ सकता है,
बोले जीडीपी एट एमपी निकालो, जीडीपी एट एमपी आ सकता है, बोले एनडीपी एट एमपी निकालो। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आप सब बच्चों को। और सेकंड नंबर का कंसेप्ट आता है हमारा नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक, जिसके अंदर मैंने आपको एक बात बताया था, नेशनल डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर आप एन फीफा जोड़ देते हैं तो आपके पास नेशनल इनकम आता है। डोमेस्टिक इनके अंदर अगर हम एन फीफा जोड़ दें तो नेशनल इनकम आता है। और यही अगर इंटरचेंज कर दूं, इस एन फीफा को अगर इधर ले जाऊं, यानी नेशनल इनकम में से अगर एन फीफा को माइनस कर दिया जाए तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। प्रैक्टिकल सी बात है ना। अब आप ये देखिए इस चीज को कि मन में सवाल ये उठता है, सर ये एन फीफा है क्या? मैंने कहा एन फीफा का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब, फीफा मतलब होता है यहां का इंडियन रेजिडेंट अगर बाहर जाके कमाकर वापस इंडिया में आता है तो वो फीफा कहलाता है। और बाहर का अब्रॉड, एग्जाम्पल के तौर पे चाइना का आदमी अगर इंडिया आए और कमा के बाहर ले जाए तो वो फीटा कहलाता है। तो आप तो यही चाहोगे ना कि फीफा ज्यादा हो जाए। तो फीफा मान के चलो अगर 10,000 है, फीफा 10,000 है और फीटा 7,000 है, तो 10,000 में से अगर 7,000 माइनस कर दूं तो एन फीफा 3,000 पे बचेगा। तो वो जो एन फीफा होगा वो आपको ऊपर जाके जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है एन फीफा की जगह एन फीटा आ जाता है। कैसे? मान लो यहां का बंदा, यहां का हमारा रेजिडेंट बाहर जाता है, कमा के आता है 7,000 रुपए, और चीनी आदमी आता है और यहां पर कमा के चला जाता है 10,000 रुपए, यानी भाई साहब कमा के ज्यादा चला गया। और ज्यादा अगर कमा के चला गया यहां से तो वो माइनस में चला जाएगा, यानी फीटा ज्यादा हो गया। और अगर फीटा ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, फीफा को अगर प्लस करते हो तो फीटा को आपको माइनस करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम में। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, साथ में फीफा दे रखा है कि फीटा दे रखा है। अगर फीफा दे रखा है तो प्लस कर देना नेशनल इनकम निकालने के लिए, और फीटा दे रखा है तो माइनस कर देना। ठीक है, तो यहां तक की सारी बातें आपको समझाई थी। और फिर उसके बाद अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, और इस क्वेश्चन से और अच्छी तरीके से बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जीडीपी एट एमपी दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है? जीडीपी एट एमपी 5,000 रुपए। मैंने लिख दिया जीडीपी एट एमपी 5,000 रुपए। कलर बदल दूं ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी रहे। लो थोड़ा फ्लोरोसेंट कलर ले लिया। ये कितना दे रखा है? जीडीपी एट एमपी 5,000 रुपए। अब आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, यानी यहाँ का आदमी बाहर जाके कमा के वापस ले आया। फी, ये फीफा, और फीटा कितना दे रखा है? 200 रुपए। अगर फीफा 500 है और फीटा, चीनी आदमी यहां आया कमा के बाहर लेके चला गया, वो है फीटा। 500 में से 100 गए तो एन फीफा कितना बचा? सर 500 में से 100 गए तो एन फीफा बचा 400। और आपको तो पता है जीडीपी लिखा हुआ है, डी फॉर डोमेस्टिक, यानी अगर इस डोमेस्टिक के अंदर अगर मैं एन फीफा जोड़ दूंगा तो मेरे पास बीच में डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ जाएगा। देखो आ गया। और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी ये था, देखो जी डी दे रखा था बीच में, और आपसे पूछा क्या गया था? जी एन एन पी निकालो, यानी बीच में एन पूछा था। शुरुआत में आपको जी दे रखा है यानी ग्रॉस दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है? नेट निकालो। तो अब आप एक बात बताओ, शुरुआत में जो जी है और आपसे अगर यानी ग्रॉस से नेट पे निकालने को बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो देखो हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 भी माइनस किया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 मैंने माइनस कर दी, और नेट मेरा आंसर निकल के आ गया एनएनपी एट एमपी, यानी ग्रॉस को भी मैंने नेट में कन्वर्ट कर दिया और डोमेस्टिक को भी मैंने नेशनल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से कन्वर्जन होते हैं। फॉर्मूले याद होंगे तो कन्वर्जन करना आसान होगा। उम्मीद है यहां तक की बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक मारो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलो जी, लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक आने चाहिए। ज़्यादा अच्छा समझ में आया हार्ट भेजो, फुलझड़ी भेजो। ज़्यादा अच्छा समझ में आया नहीं तो लाइक भी भेज दोगे तो मैं भी उसमें भी खुश हूँ। चलो जी, सब बच्चों को बहुत, जिनको अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं, हार्ट भी आ चुके हैं और थम्स अप भी आ चुके हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये मार्केट प्राइस का कंसेप्ट क्या है, कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट है क्या। मैंने आपको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था। किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट होती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट, और जब वो मार्केट में जाता है तो गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस जोड़ देती है जिसे अपन बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, मैंने आपको इसमें पिज्जा का एग्जांपल दिया था। लिखा होता है कि अनियन पिज्जा 49 रुपीज। ठीक है, 49, 59 जितने का भी लिखा हुआ होता है। मैं पिज्जा नहीं खाता, मुझे नहीं पता, मैं तो एक अंदाजे से बता रहा हूँ। अगर लिखा होता है कि अनियन पिज्जा
डोमिनोज पे जाते हो 49 रुपीज का, दुनिया में आज तक वो पिज्जा 49 रुपीज का किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी जोड़ दिया जाता है। जैसे ही उसके ऊपर जीएसटी जोड़ते हैं फिर वो पड़ जाता है आपको 56 रुपीज का। मैंने बड़े समय से पिज्जा नहीं खाया, ठीक है, मैं नहीं खाता ऐसी चीजें, ठीक है। शायद हो सकता भी महंगा हो गया हो, लेकिन जिस जमाने में मैंने बहुत समय पहले खाया था तो वो 49 का ही था, लेकिन 49 का मिलता नहीं था, ठीक है। कितने का पड़ जाता था वो? 56 का पड़ जाता था, 57 का पड़ जाता था, क्योंकि जीएसटी जुड़ जाता था उस पर। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, वो जीएसटी जोड़ने के बाद जो प्राइस बनती है वो होती है मार्केट प्राइस, और जीएसटी जोड़ने से पहले की जो प्राइस है वो कौन सी प्राइस है? फैक्टर प्राइस। तो आप इस चीज को मान के चले, मार्केट प्राइस बनाने के लिए फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसे जीएसटी कहते हैं वो जोड़ना पड़ेगा। पिज्जा के एग्जांपल से याद रखना। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए यानी 49 की प्राइस फिर से चाहिए, तो जो 56 रुपीज की प्राइस है उसमें से जीएसटी माइनस कर दो, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। सो सिंपल। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग मैंने आपको बताया ही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने हैं जीएसटी। लेकिन देखो कहीं पर क्या होता है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर केवल टैक्सेस ही नहीं लगाती, आपको कुछ फायदा भी देती है जिसको बोलते हैं हम सब्सिडीज, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सब्सिडीज, सब्सिडीज, ठीक है। अब सवाल ये होता है, सब्सिडीज जैसे जैसे टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है अपने फायदे के लिए, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर सब्सिडी भी दे देती है, जैसे गैस सिलेंडर, ठीक है। जो इंडिया से पढ़ रहे बच्चे हैं उनको बात मैं बता देता हूं, क्योंकि बाहर के बच्चों को नहीं पता होगा ये बात। जो इंडिया से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ पर गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है जो गवर्नमेंट देती है। कुछ चीजों के ऊपर टैक्स लगाती है तो कुछ चीज सब्सिडी पे भी दे देती है, ठीक है। तो सब्सिडी फायदा है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो नेचर है उसका ऑपोजिट नेचर है। तो अगर ये देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर रहे हो तो सब्सिडीज को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हो तो अच्छी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है। जैसे देखो इंडायरेक्ट टैक्सेस आपके आए 500 और सब्सिडी आई आपकी 200, तो 500 में से 200 गए तो 300 अल्टीमेटली आ गया। तो ये तो कहलाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा थे। लेकिन मान लो अगर आपको इंडिविजुअली लिखना हो यहां पर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना माइनस करना पड़ेगा सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो प्लस होते हैं, सब्सिडीज माइनस होती है, ये याद रखना, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के जस्ट उल्टा नेचर है सब्सिडी का। अब देखो इसी बात को, और अगर अपन आगे बढ़े, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। अब इन नटशेल बात करो तो देखो, डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए एन फीफा प्लस करना पड़ेगा, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एन फीफा माइनस करना पड़ेगा, भूलना मत। नेशनल इनकम का कंसेप्ट इसे भूल नहीं जाना रे, है ना, बहुत जरूरी है भाई। अगर भूल जाते हो ना तो जाति चिपका, देखो नेशनल इनकम का क्वेश्चन ऐसा पक्का आएगा। अगर आपको लगता है ना कि हम भूल जाएंगे, जैसी आंसर शीट मिले ना, मैडम बोले कि स्टार्ट, पेपर स्टार्ट करना है, तो वहीं पे जाते फटाफट से पीछे डायग्राम चिपका देना। अगर आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी तो पीछे डायग्राम चिपका देना। ये फिर क्या, ग्रॉस से नेट पर आने के लिए डेप्रेशन माइनस है, तो नेट से ग्रॉस पर आने के लिए डेप्रेशन प्लस, ठीक है। अब आप देखो मार्केट प्राइस से अगर आप फैक्टर कॉस्ट पर जाते हो, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आओगे तो नेट इंटरेक्ट टैक्सेस प्लस, और उल्टा ही जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे अपनी डिटेल क्लास में, अभी भी मैं वो कुछ क्वेश्चन, सारे तो नहीं बोलूंगा, कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, जिससे आपको वो आपकी धुंधली धुंधली यादें ताजी हो जाएं। धूल जम गई है, वो धूल को ब्लोअर डाल के हटा देते हैं अपन, ठीक है, वन शॉट नाम का ब्लोअर, जिससे धूल हट जाएगी। अब आप देखो, कैलकुलेट करना डोमेस्टिक इनकम, मैंने आप लोगों को बताया था, स्कूल का नाम डोमेस्टिक इनकम है, प्यार से मम्मी इसे घर में बुलाती है NDPAT-FC, एक ही बात है, भूलना मत। कल को मान लो आपसे बोले डोमेस्टिक इनकम, सर खुजाते खुजाते बाहर आ जाओ, सर पता नहीं आउट ऑफ कोर्स आ गया था। अरे आउट ऑफ कोर्स क्या है, बता चुका हूं, डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDPAT-FC ही होता है, नेशनल इनकम का मतलब NNPAT-FC होता है। ये याद करना पड़ेगा आपको, सर मत खुजाते हुए आ जाना, आता है तुम लोगों को ये। कल को मान लो बोले नेशनल इनकम निकालो, तो मतलब NNPAT-FC निकालो। अब आपको देखो क्वेश्चन में GNPAT-MP दे रखा है, ध्यान से सुनना, जो न्यूमेरिकल में जो कच्चे हैं बच्चे,
जो बच्चे कच्चे हैं किसके अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो ध्यान से सुनना बात को। आपको गिवन है जीएनपी एट एमपी और निकालने को क्या बोल रहा है, एनडीपी एट एमपी। अब आपके मन में एक ही सवाल उठना चाहिए, सर मैंने कहा क्या क्या, सर देखो जीएनपी एट एमपी दे रखा है और निकालने को बोल रहा है जीडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले आपको ऐसा सोचना चाहिए, ये तो गिवन है, जी से मुझे एन पर जाना है, ग्रॉस से मुझे नेट पर जाना है, तो डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेशनल से मुझे डोमेस्टिक पर जाना है। अब नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए एनफीफा प्लस करना पड़ता है और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए एनफीफा माइनस करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन के अंदर एनफीफा दे रखा है, अगर कल को एनफीटा दे रखा होता तो प्लस कर देता। समझ रहे हो मेरी बात? कल को क्वेश्चन के अंदर एनफीफा ना देकर एनफीटा देते तो मैं क्या कर देता, प्लस कर देता। मान लो क्वेश्चन के अंदर कई बार ऐसा भी, देखो खेल खेलता है क्वेश्चन मेकर एग्जामिनर, 400 आपको बोलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 400, मतलब एन फीटा ही है, प्लस ही होगा वो। अगर एन फीफा बोले माइनस में है तो बात वही है, ट्यूशन पे घर इसको है ना प्यार से क्या बुलाते हैं, एन फीटा बुलाते हैं, माइनस के एन फीफा को, चीजें एक ही हैं। बातें देखो मेरी बहुत ध्यान से सुनते चला। अगर कल को वन शॉट रिवीजन के अंदर भी अगर आपने ये दिमाग में डाल दिया कि मम्मी तो आज शाम को बहुत बढ़िया पकवान बना रही है, सारा दिमाग अगर रसोई में लगा हुआ होगा ना तो समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, मम्मी तो पकौड़े दे ही देगी, जो पकवान बने वो तो दे ही देगी, पनीर बटर मसाला की सब्जी, लेकिन आपको ये समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए एक के बाद एक कंसेप्ट को बहुत तसल्ली से तरीके से समझते चलो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि वापस ना आएगा ये रिवीजन, लास्ट एंड द फाइनल रिवीजन है। उसके बाद ओके टाटा बाय बाय, नेशनल इनकम को बाय बाय बोल देना, ना तो मैंने वापस पढ़ाना है और ना तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ नालायक सर हमारी तो कंपार्टमेंट आएगी, है कंपार्टमेंट आएगी, ऐसे सोचते हैं कई बच्चे, हम तो कंपार्टमेंट में दे देंगे सर। वो बच्चों को ये टुल्लू में पानी भरना चाहिए और डूब मरना चाहिए जो ऐसे सोचते हैं। सोचो मेरे साथ इस बात को कि हाँ सर आपके साथ फाइनली नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, आप कभी ना पढ़ेंगे और हम लेकर आएंगे 100 में से 100, और अब तो हमारी हमारे जो न्यूज़पेपर में सबसे पहली फोटो हमारी छपनी है, ऐसे जज्बे के साथ बात करनी है, ठीक है। तो इधर उधर की बात ना सोचते हुए बढ़ते हैं आगे। तो हमको पता लग चुका है एन फीफा इसलिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम किससे किस पर जा रहे हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पर जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाओ। अब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब आप देखो यहां एमपी है, पिज्जा की फाइनल प्राइस दे रखी है, पिज्जा की एक्चुअल प्राइस पूछ रहे हैं। एक्चुअल प्राइस से फाइनल प्राइस पर जाने के लिए जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं, लेकिन ये तो उल्टा पूछ रहे हैं, एमपी पर है एफसी पर जाने को बोल रहे हैं, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। बस 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, 1 2 का 4 4 2 का 1, ये जो कैलकुलेशन होती है 1 2 का 4 4 2 का 1 होती है, और फिर उसके बाद ये लखन आ जाता है, लखन। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बात खत्म है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी। समझ में आई तो ठोको लाइक, समझ में आई तो ठोको लाइक, ठीक है जी। लाइक ठोको, हाथ ठोको, कुछ भी ठोको, लेकिन समझ में आनी चाहिए बात, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए और मैं उसी जोश के साथ आप लोगों को बताता रहा हूं जिससे, जो अभी जिस जोश से बता रहा हूं, क्योंकि आपका मोटिवेशन भी मेरे को भी काम करता है। अगर सच में समझ में अच्छा आ रहा है तभी हार्ट देना, लाइक देना, फुलझड़ी देना, नहीं तो मत देना। अनार फुलझड़ी सच्ची अच्छी तरह समझ में आ रहा है तभी देना, ताकि मुझे सच्चा मोटिवेशन मिले कि हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है और ये अच्छा अच्छा सब करके आएंगे। चलिए जी, उम्मीद है बात सब बच्चों को क्लियर है और सबके हार्ट, लाइक, फुलझड़ी, अनार सब आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर सारे कराओगे क्या? अभी कुछ तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर स्किप मार दूंगा जब एक जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, अब की बार आपको एनएनपी एट एफसी निकालने को बोल रखा है। अब आप देख सकते हो एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा। जीडीपी दे रखा है, देखो जीडीपी। अब आप खुद सोचें, जीडीपी एट एमपी है और आपको क्या निकालना है, जी से एन पर जाना है, यानी ग्रॉस से नेट पर। तो अब आपको ग्रॉस से नेट पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो एन फीफा प्लस, प्रोडक्ट तो रहता ही है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का क्या करना पड़ेगा, माइनस, है ना। चलिए अब यहां पर देखो एन फीफा प्लस करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या हमारे पास एन फीफा या एन फीटा है? सर देखो हमारे पास ना एन फीफा है ना एन फीटा है, हमारे को दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
और दे रखा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, टू अब्रॉड ज्यादा है, चीनी आदमी आया यहां पर ज्यादा कमा के ले गया 250 रुपए, और हमारे बेचारे भोले आदमी बाहर गए और 150 रुपए लेकर आ पाए। तो बताओ 100 रुपए से लुट गए कि नहीं लुट गए हम? लुट गए 100 रुपए से। तो क्या हो गया, एन फी टा, एन फी टा, एन फीफा प्लस होता है, एन फीटा माइनस होगा। तो सिंपल, तभी तो रेड से दिखाया है। अच्छा चंट, मैंने कहा वो तो हूं, तभी तो माइनस में दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताओ, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना। स्कूल घर में मम्मी प्यार से इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बुलाती है। स्कूल का नाम डेप्रिसिएशन, घर का नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, डेप्रिसिएशन बोलो या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलो, एक ही बात होती है। फिर आप नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे। है कुछ नालायक बोलते हैं सर, दो दांत निकाल के आगे के बोलेंगे सर इसमें तो सर दे नहीं रखा सर, ऐसे बोलेंगे। अरे कैसे नहीं दे रखा, ध्यान से देखो उसमें दे रखा कैसे नहीं रखा। ये देखो, ये दे रखा है जीएसटी, है ना, इंडायरेक्ट टैक्सेस ही तो होते हैं। और फिर क्या दे रखा है, सब्सिडीज है। तो इंडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज घटाओगे तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। देखो जीएसटी है ना, जीएसटी कितना दे रखा है 120, 120 उसमें से कितना लेस किया, 70 लेस किया तो कितना आ गया 50। अब आपने नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस घटाया, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 का 4, 4 2 का 1 हो गया, आंसर आ गया 5050। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और ये सिमिलर क्वेश्चन है, शेम टू शेम, शेम टू शेम, है ना, शेम टू शेम क्वेश्चन है, शेम टू शेम, शेम टू शेम क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आगे क्या होता है कि यहां क्वेश्चन के अंदर देखो, अब इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। यहां जीएनपी एट एमपी निकालने को बोल रखा है, यहां डोमेस्टिक इनकम दे रखा है। सर खुजाने मत बैठ जाना ऐसे ऐसे, ठीक है, धनेसर राम के जैसे सर खुजाओ। चलो आगे की बात करते हैं। यहां तक उम्मीद है सभी बच्चों ने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो बात यहां पर आती है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है, पहले बता चुका हूं, एनडीपी एट एफसी। तो यानी क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एनडीपी एट एफसी दे रखा है, और आपको जीएनपी एट एमपी बोला है। तो एनडीपी एट एफसी से यानी एन से जी पर जाना है, डी से एन पर जाना है, पी तो कॉमन है, और एफसी से एमपी पर जाना है। तो अब आप अपना फॉर्मूला इसको इजीली बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आएगी। हाँ ये क्वेश्चन है, देखो जीडीपी से एनडीपी में कन्वर्ट करना, एनडीपी से जीएनपी में कन्वर्ट करना, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन यहां थोड़ी सी दिक्कत आती है जब किसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला और आपको क्या निकालने को बोला है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालो। तो यहां बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, और ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी, और क्वेश्चन के अंदर आपको जीडीपी एट एमपी भी दे रखा है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर एनएनपी एट एफसी है और जीएनपी एट एफसी आपको वो भी दे रखा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, एन और जी का है। बीच का एन बराबर है, आखिर का पी बराबर है, और ये एफसी भी बराबर है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देख लिया जाए तो बात बन जाए। ठीक है, लेकिन ये जीडीपी है, जीएनपी नहीं है। काश ये जीएनपी होता। तो क्यों ना एक काम करूं, जीडीपी एट एमपी को सबसे पहले जीएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर देता हूं। भाई मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस देख लो, फिर बाद में ध्यान आया है ये तो जीडीपी एट एमपी है, ये तो जीएनपी एट एफसी। काश होता तो दोनों का डिफरेंस देख लेता और बल्ले बल्ले डेप्रिसिएशन आ जाता। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अब जीडीपी एट एमपी को जीएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर फर्क क्या है, मैंने कहा देखो फर्स्ट वाला तो बराबर है जीजी, बीच वाला डी और एन है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना पड़ेगा, एन फीफा जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर एन फीफा दे रखा है, पीपी बराबर है, और यहां पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, यानी पिज्जा की प्राइस से, पिज्जा की मतलब पिज्जा की एक्चुअल प्राइस से पिज्जा की कौन सी बनने वाली प्राइस पर, जितने में पिज्जा बिक रहा है वो एमपी होता है। जीएसटी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस अपन ने माइनस कर दिए, दे रखे हैं क्वेश्चन में, मैंने माइनस कर दिए, नेट आंसर आ गया हमारा 4900।
अब बल्ले बल्ले ये है हमारे पास एनएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस देख लो, वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, सो सिंपल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलो, डेप्रिसिएशन बोलो, बात बराबर है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा तो आपको थोड़ा टैक्ट लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसा करें कि बात बन जाए। एक बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो बात बन जाए। आप जैसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आए तो बात बन जाए। क्यों बात बन जाए? इसलिए बात बन जाए साहब, आसान क्वेश्चन है कुछ भी नहीं उसमें, बस थोड़ा सा टैक्ट लगाना है यार, फ्री के नंबर है। अब बच्चा देखते ही सर खुजाता रहता है, अरे आया नहीं आया नहीं, एक ही रट्टा है, आया नहीं है। अब आया नहीं ऐसे तो ना आएगा अपने आप आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा भाई, करेंगे तभी तो आएगा। अब इंडायरेक्ट नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं इसमें, जैसे वहां पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालनी है, यहाँ पर नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस निकालनी है। तो यहां पर सारा खेल किसके ऊपर होगा? एमपी और एफसी पर होगा। फोकस किसके ऊपर होगा? एमपी और एफसी पर। काश क्वेश्चन के अंदर ये जो एनडीपी एट एफसी दे रखा है, काश यहां पर एनडीपी एट एमपी दे रखा होता तो मैं दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लेता। ठीक है, न्यूमेरिकल आएंगे भाई, वेटेज ही वेटेज है। ठीक है, कोई बच्चा पूछ रहा है सर न्यूमेरिकल की वेटेज क्या है, तो न्यूमेरिकल आने हैं, ये मान के चलो। ठीक है ना, चलो अभी आप समझो। अब फीलिंग आ रही है ऐसी? हाँ सर बात तो ठीक, बात तो सही है सर। यहां पर हमको क्वेश्चन के अंदर एनडीपी एट एफसी है सर, एक काम करते हैं ना सर, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एनडीपी एट एफसी को एक काम करते हैं, जीएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एनडीपी एट एफसी को किस में कन्वर्ट कर दें? जीएनपी एट एमपी में, सॉरी, समझ रहे हो? देखो ये एफसी है, ये एमपी है, बाकी सब चीजें अगर सेम कर दे तो बात बन जाए। यानी इस एंड को जी में कन्वर्ट करना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। इस डी को एन में कन्वर्ट करना है तो एन फीफा प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एन फीफा आपके पास प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो प्लस माइनस का 400, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होते हैं। जैसे ही आपने किया कन्वर्ट तो आपके पास क्या आ गया? जी एन पी एट एफ सी आ गया। अब इसमें से जी एन पी एट एम पी माइनस करो और मोजा ही मोजा, कुल मिला के मुन मोजा ही मोजा, है ना। तो ये चीज है। तो उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल की पुरानी यादें दिलाई, मजा ही आ गया होगा आपको। और मजा आ गया तो लाइक मार दो, और मेरे को क्या कहते हैं, साइन दे दो, थम्स अप, जिस चीज के साइन देने दे दो, ताकि मुझे बात समझ में आ जाए कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलो आओ अपन आगे बढ़ते हैं। तो जिसने आगे अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो देख लो किस तरह से होना चाहिए था, जिसका आ गया वो आंसर चेक कर लेना। देखो सब्सिडीज अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो कैसे सब्सिडीज कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर जीएनपी एट एफसी आपको दे रखा है, और एमपी, यहाँ पर भी एफसी और एमपी का ही महत्व है। एक बार नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस आ गई, फिर आप नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला लगा के सब्सिडीज को कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, अब चेक करते हैं अपन कि आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर जीएनपी एट एफसी दे रखा है, और आपको क्या चाहिए? नीचे एनडीपी एट एमपी दे रखा है यहां पर, है ना। तो क्यों ना हम एनडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी पर चले जाएं। जैसे ही एनडीपी एट एमपी जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, अगर आप जीएनपी एट एमपी पर चले जाएंगे तो जीएनपी एट एमपी और जीएनपी एट एफसी का डिफरेंस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। एक बार नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस आ गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देख सकते हो सबसे पहला एन है, एन से आपको जी पर जाना है, यानी नेट से आपको ग्रॉस पर जाना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस किया, दैट इज द डेप्रिसिएशन। बीच में डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, एन फीफा प्लस करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर एन फीटा दे रखा है, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 600, तो टू अब्रॉड ज्यादा है ना, तो जब टू अब्रॉड ज्यादा है तो फी टा आएगा, फी टा। तो फीटा आएगा तो साइन उल्टा हो जाएगा ना, वैसे फीफा तो प्लस होता है तो फीटा माइनस करना पड़ेगा, तो यहां माइनस किया अपन ने। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व किया अपन ने, तो हमारे पास जी एन पी एट एमपी आ चुका है। अब जी एन पी एट एमपी और जी एन पी एट एफसी का डिफरेंस क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया। अब आप ऊपर देखो फॉर्मूला लगाओ, आप देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज।
है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने पास कितने हैं 120 और सब्सिडीज कितने हैं, है नहीं, वही तो कैलकुलेट करने। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको 90 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 क्वेश्चन में दे रखा है क्या, हाँ ये देखो दे रखा है। अब आप देखो सब्सिडीज को बाहर ले जाओ और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अंदर ले जाओ, तो 120 में से 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है 30 का आंसर आएगा, ठीक है। तो सारे करोड़ के अंदर आंसर है, तो ये भी 30 करोड़ आंसर आ जाएगा। तो आंसर एंजल ने मुझे भेजा, बिल्कुल करेक्ट था उसका 30 करोड़। तो उम्मीद करता हूं आप सबको भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ठोको लाइक, ठोको लाइक यहां तक। चलो जी वेरी गुड, अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सारे बच्चों के मेरे को साइन चाहिए अच्छी तरह समझ में आ गया, जिन बच्चों को उनका अच्छे वाला साइन, और जिनको नॉर्मल नॉर्मल समझ में आ गया उनका थम्स अप वाला साइन। चलिए जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हार्ट भी मिल गए, थम्स अप भी मिल गए। अब चलते हैं आगे की ओर, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहां पर देखो, अब मजे की बात देखो, यहां पर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैलकुलेट करने को बोला। तो अब यहां पर आप फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करोगे, देख रहे हो सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालने को आ गया। तो आपको क्वेश्चन के अंदर अब टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलो, यानी एक तरीके से एन फीफा चाहिए। अगर आपके पास आपको एन फीफा चाहिए तो आपको पता है डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें सेम हो। देखो जीएनपी एट एमपी है, यह जीडीपी एट एफसी, बीच वाला डिफरेंट है, ये एन ये डी, बस बीच वाले डिफरेंट होना चाहिए था, बाकी सब सेम होने चाहिए थे। लेकिन यहां पर ग्रॉस दे दिया या नेट दे दिया, बात गड़बड़ है। यहां एमपी दे दिया या एफसी दे दिया, बात गड़बड़ है। तो इनको बराबर करना पड़ेगा ना आपको। तो जीएनपी एट एमपी को अपन किस में कन्वर्ट कर दें, जीडीपी एट एमपी में, एनडीपी एट एफसी नहीं, जीडीपी एट एमपी में। अब क्वेश्चन में दे रखा है जीडीपी एनडीपी एट एफसी, तो कन्वर्ट करें जीडीपी एट एमपी में। तो नेट से ग्रॉस चाहिए, तो नेट से ग्रॉस चाहिए तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। देखो स्कूल का नाम डेप्रिसिएशन, घर में मम्मी प्यार से बुलाती है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ट्यूशन पे जो बच्चे इसको चढ़ाते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से, बात बराबर ही है, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन, उसको जोड़ना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन के अंदर देखो यहां पर एफसी दे रखा है, एनडीपी एट एफसी, और आपको क्या चाहिए एमपी, यानी एफसी से एमपी चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ना पड़ेगा, वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, चिंता की बात नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज घटा दो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपन को 100, ठीक है। अब जैसे ये किया हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ गया, जीडीपी एट एमपी को जीएनपी एट एमपी को आपस में डिफरेंस निकाल लो तो हमारे पास 1300 आ जाएगा। एन फीफा आते ही बात बन गई, ठीक है, ये बात बन जाए, एन फीफा आए तो बात बन जाए, तो एन फीफा, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। एन फीफा 1300 आया था, फीफा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, फीफा दे रखा है क्वेश्चन में 700, हमने फीफा लिख दिया यहां पर फीफा, ठीक है। और फीटा मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, फीटा को बाहर ले जाओ, इसको अंदर ले आओ, है ना। या एक काम करो, फीटा को यहीं रहने दो, इसको वहां ले जाओ, जैसा मर्जी कर लो। कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा, 700 में से 1300 माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में जा रहा है ना, तो 600, इसका मतलब माइनस में जा रहा है, इसका मतलब ये फीटा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आप सभी बच्चों को यहां तक की। अब देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन एन इकोनॉमी इज 4500 करोड़, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है एनडीपी एट एमपी, कितना दे रखा है 4500 करोड़। द कैपिटल स्टॉक इज वर्थ रुपीज 4000 करोड़, कैपिटल स्टॉक 4000 करोड़ है, एक तरीके से एसेट बोलते हैं इसको अपन, जिस पर डेप्रिसिएशन 10% है, तो आप ठीक है 4000 का 10% निकाल लोगे तो ये जो 400 आ रहा है ना, ये आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है। डेप्रिसिएशन देने का ना एक अलग अंदाज है, कुछ भी नहीं, नई चीज कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन सीधा सीधा ना देके कैपिटल स्टॉक दे दिया और बोला उसके ऊपर 10% निकालो। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया था तो घबरा मत जाना, दे वही रखा है, ये डेप्रिसिएशन देने के लिए उसने स्टाइल मार दिए थोड़े। इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंटेड टू रुपीज 150 और सब्सिडीज 20, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी घटा दोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे, हाथों हाथ ही आपको दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। 150 में से 20 गए तो 130 आ गए, हम जानते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 130 करोड़ है। एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 600 करोड़, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 400 एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600, यानी फी फा तो 400 है, फी टा 600 है, तो अल्टीमेटली तो फीटा ही आएगा ना। देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 400 दिए,
फैक्टर इनकम फ्रॉम 400 है, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600 है। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, फीफा नहीं, ये फीटा होगा। अगर फीफा माइनस में लिख देता हूं तो भी बात बराबर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। या तो इसको फीटा लिख दो, या क्या लिखोगे, फीफा माइनस में, तो फीफा माइनस का 200 आ गया। तो हम यहां पर देखो, अब आपको क्या काम करना है, निकालना क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है। आप जानते हो नेट दे रखा था, ग्रॉस निकालना है, तो डेप्रिसिएशन तो प्लस होगा। बीच में डोमेस्टिक है और नेशनल चाहिए, तो एन फीफा भी प्लस होगा। तो प्लस माइनस का 200, तो अल्टीमेटली तो माइनस ही होना है ना। और ऊपर एमपी था तो आपको नीचे एफसी चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, वो आपको पता ही है। बस बल्ले बल्ले आंसर आ जाएगा इससे। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है?